स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं पोएट्री और आपकी 7 पोएम्स कंप्लीट हो चुकी हैं और आपकी 8th पोएम है माय हेवन, जिसके पोएट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और माय हेवन की 8th पोएम आपकी है। इसके शुरुआती 2 स्टेंजाज बोर्ड पे आपके सामने लिखे गए हैं, स्टेंजा 1 एंड स्टेंजा 2। तो ये जो स्टेंजाज हैं इनको आज स्टडी करेंगे और इससे पहले आप जान लें अबाउट द पोएट के बारे में और ओरली पोएम की समरी क्या है आप ये जान लें। तो सबसे पहले आप जब भी कोई नई पोएम शुरू करें या जो पोएम चल रही है उसे पढ़ें, तो जो पोएम है आपकी बुक में बुक जरूर खोल लिया करें आप लोग, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाता है। तो पेज नंबर 101 पे आपकी पोएम 8 शुरू होती है माय हेवन, और उसे आप खोल लें और सबसे पहले अबाउट द पोएट के बारे में जान लें। तो अबाउट द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कवि हैं और आप लोग जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के बहुत महान कवि रहे हैं। भारत के सबसे महानतम कवियों में से एक इन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आप लोग ये जानते हैं कि टैगोर जी का जन्म हुआ है 1861 में, 1861 में इनका जन्म हुआ और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और ये कवि थे, बंगाली राइटर थे, साथ ही साथ एक संत भी थे और इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिनमें गीतांजलि सबसे प्रमुख है। 1913 में 1913 में गीतांजलि के इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये जान लिया आपने अबाउट द पोएट के बारे में, और अब आप थोड़ा ओरली जान लें अबाउट द पोएम। तो इस कविता में कवि ने एक आदर्श भारत देश की कल्पना की है, एक ऐसे देश की कल्पना की है जो संकीर्ण विचारधारा से मुक्त हो, अज्ञानता से मुक्त हो, अंधविश्वासों से मुक्त हो और एकता के पथ पर आगे बढ़ता रहे, प्रगति करता रहे। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारे देश के लोगों को सद्बुद्धि देना, उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना और उन्हें ऐसा वरदान देना कि वो लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें, आपस में सामंजस्य बनाकर रह सकें। कवि कल्पना करता है कि उसका देश ऐसा हो जहाँ पर हर एक व्यक्ति शिक्षा पाने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए आज़ाद हो, उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो और उसे ऐसा किसी प्रकार ना लगे कि उसे परेशान किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कवि ने देश प्रेम दर्शाया है कविता के माध्यम से, पैट्रियटिज्म दर्शाया है और एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना की है इस कविता में। तो पोएम शुरू करने से पहले पेज नंबर 101 पे आपका लिखा है अबाउट द पोएम और आप उसे देख लें। तो शुरू होती है पोएम आपकी, लिखा है माय हेवन इज ए टिनी पोएम ऑफ 8 लाइन्स। तो माय हेवन माने मेरा स्वर्ग, इज माने है, ए माने एक, टिनी माने संक्षिप्त, पोएम माने कविता, आप 8 लाइन माने 8 लाइनों की। तो मेरा स्वर्ग या माय हेवन 8 लाइनों की संक्षिप्त कविता है। द ब्यूटी ऑफ द पोएम इज दैट इट्स 7 लाइन्स बिगिंस विद द सेम वर्ड वेयर। और कविता की सुंदरता ये है कि इस कविता की 7 लाइनें वेयर शब्द से स्टार्ट होती है, शुरू होती है। इट इज ए फ्रैगमेंट ऑफ लार्जेस्ट पोएम गीतांजलि, और ये कविता जो लॉन्ग पोएम गीतांजलि है उसका एक छोटा सा अंश है। लॉफ्टी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द पोएम। कविता में आजादी का या स्वतंत्रता का उच्च सिद्धांत वर्णित किया गया है या का वर्णन किया गया है। द नैरेटर एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर मदर इंडिया। कवि भारत माता के लिए अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है। He visualized the country where people's mind are free from narrow-mindedness। वह एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता है जहाँ पर लोगों का मस्तिष्क, लोगों का मन संकीर्ण विचारधाराओं से मुक्त हो,
गॉड में सॉवर ग्रेस टू मेक द कंट्री हेवन ऑन अर्थ। और ईश्वर से प्रार्थना करता है कभी कि वह देश के लोगों पर और देश पर ऐसी कृपा बरसाए कि इस धरती पर ये स्वर्ग का निर्माण हो जाए, अर्थात इस धरती पर ये स्वर्ग बन जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कभी एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना करता है, कभी एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना करता है और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके देश के लोग सन्मार्गी हों, श्रेष्ठ हों, सत्यवादी हों और एकता के सूत्र में बंध कर रहें और इस तरह से इस संसार में रहें, इस देश में रहें कि इस धरती पर ये स्वर्ग बन जाए। तो आपकी पोएम अब शुरू होती है। पहला स्टेज आपका लिखा हुआ है बोर्ड पे, स्टेज फर्स्ट, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। वेयर माने जहाँ, द माइंड माने मस्तिष्क, इज माने वो, विदाउट फियर माने बिना भय के अर्थात भय मुक्त, एंड माने और, द हेड माने सिर, इज हेल्ड हाई माने ऊंचा उठा रहे। तो कवि एक ऐसे देश की कल्पना करता है या कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरा देश और मेरे देश के लोग ऐसे हों जो भयमुक्त रहे, जिनका मस्तिष्क भयमुक्त रहे और उनका सिर सदैव गर्व से ऊंचा रहे। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरा देश ऐसा हो जहां पर लोग सदैव भयमुक्त रहें और उनका सिर सदैव गर्व से ऊंचा उठा रहे। वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर माने जहां, नॉलेज माने ज्ञान, इज फ्री माने मुफ्त में मिले। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान मुफ्त में मिले अर्थात जहां पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबको आजादी हो, अर्थात जहां पर प्रत्येक नागरिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो या आजाद हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where माने जहां पर, the world माने संसार, has not been broken up टूटे ना, into fragments माने टुकड़ों टुकड़ों में, fragments माने टुकड़ों टुकड़ों में, by narrow माने संकीर्ण, डोमेस्टिक माने घरेलू और वॉल्स माने दीवारों में। अर्थात कभी कल्पना करता है कि मेरा देश ऐसा हो जहां पर लोग छोटी छोटी रूढ़िवादी सोचों में न फंसे, रूढ़िवादी विचारधाराओं में बंधकर न रह जाएं। तो कभी कहता है कि हे ईश्वर, मेरा देश ऐसा हो जहां पर लोग घरेलू छोटी छोटी संकीर्ण विचारधाराओं में फंसकर न रह जाएं, अर्थात उनकी विचारधारा संकीर्ण ना हो, विकसित विचारधारा हो। तो कभी कहता है कि हे ईश्वर, मेरा देश है, मेरे देश से लोग ऐसे हों जिनकी विचारधारा संकीर्ण ना हो और वो संकीर्णता में बदलकर ना रह जाएं। और आगे लिखा है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, वेयर माने जहां, वर्ड्स माने शब्द, कम आउट माने आते हों, फ्रॉम माने से, डेप्थ माने गहराई से, ऑफ ट्रुथ माने सच्चाई की, जहां पर शब्द सच्चाई की गहराई से बोले जाते हों, अर्थात जहां पर लोग हृदय की गहराई से सत्य बात बोलते हों, जहां पर लोग हृदय की गहराई से सत्य वचन बोलते हों, झूठ ना बोलते हों। तो कभी कहता है कि हे ईश्वर, हमारा देश और हमारे देश के लोग ऐसे हों जो हृदय की गहराई से सत्यवादी हों या सत्य वचन बोलने वाले हों। Where tireless striving stretch its arm towards perfection, where माने जहाँ, tireless माने होता है अथाह, striving माने प्रयास, stretch माने फैलाएं, its arm माने अपनी भुजाएं, towards माने की ओर, perfection माने पूर्णता, संपूर्णता की ओर। तो जहाँ पर अथाह प्रयास के द्वारा लोग अपनी भुजाओं को संपूर्णता की ओर फैलाएं, अर्थात जहां पर हमारा देश ऐसा हो जहां के लोग अपने अथाह प्रयासों के माध्यम से संपूर्णता को प्राप्त करें या ढेर सारी सफलता को प्राप्त करें। तो ये रहे आपके दूसरे अंजार।
शुरुआती स्टेंजा पहला और उसके बाद दूसरा स्टेंजा, और एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। उसके बाद इसे आपको समझना है इसी प्रकार से। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। तो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे देश और देशवासियों की कल्पना करते हैं। तो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारा देश ऐसा हो जहाँ के लोग भयमुक्त रहें और जिनका सिर सदैव गर्व से ऊंचा उठा रहे। वेयर नॉलेज इज फ्री। और कवि कहता है हे ईश्वर, हमारा देश ऐसा हो जहाँ हर किसी को ज्ञान प्राप्त करने की आजादी हो। Where the world has not been broken up into narrow cells of domestic walls। और कवि कहता है कि हे ईश्वर, हमारा देश, हमारे देश के लोग ऐसे हों जो संकीर्ण विचारधाराओं में बंद कर ना रह जाएं, अर्थात हमारे देश के लोगों की विचारधारा विकसित हो और वो विचारधाराओं की संकीर्णता में ना फंसें। और आगे लिखा है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। कवि कल्पना करता है कि हमारा देश और हमारे देश के लोग ऐसे हों जो हृदय की गहराई से सत्य वचन बोलते हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। और कवि कहता है कि हमारे देश के लोग ऐसे हों जो अपने अथाह प्रयासों के माध्यम से संपूर्णता की ओर अपनी भुजाओं को फैलाएं, अपने भुजाओं को आगे बढ़ाएं और उसको प्रसार करें। तो स्टूडेंट, ये आपको दो स्टेंजाज रहे और जो लास्ट के 2 स्टेंजाज हैं वो समझाएंगे कल के वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और जो होमवर्क है वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। पीछे आपने जितनी पॉइंट्स पढ़ी हैं इनको आप रिवाइज करते रहें, और आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, आप लोग प्रसन्न रहें। धन्यवाद।